अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे कि अगली स्पेन हुकूमत किसकी होगी। आखिरी मराहिल में गेम चेंजिंग सिचुएशन आ चुकी है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में डिपोर्ट प्रोग्राम जो है उस पर बात करेंगे। उसके बाद विज़िट वीज़ा पर जो है बुलवाने का क्या तरीक़ाकार है, काफ़ी दोस्तों ने इस पर कमेंट किए हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं कवर करूँगा स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद की टाइमलाइन क्या है। इस पे काफ़ी फैमिलीज़ और दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगली स्पेन की हुकूमत किसकी होगी, और हमें इसके बारे में लाजमी तौर पे जानना भी चाहिए क्योंकि हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक हैं ये पार्टीज़ की मंशूर, क्योंकि इन्होंने अपने मंशूरों में काफ़ी चीज़ें इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से रिलेटेड अपनी आवाम से कही हुई हैं जो कि इनकी हुकूमत आने के बाद हम पे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये बताता चलूँ आपको कि टोटल 176 सीटें चाहिए स्पेन में हुकूमत बनाने के लिए, और सबसे जो ज़्यादा सीटें ले सकी है पार्टी वो है पेपे, और उसकी जो इत्तेहादी पार्टी है वो वॉक्स, उसने 33 सीटें ली हैं, और 2 सीटें उनको और मिल चुकी हैं जो कि मुख्तलिफ जजीरों की मुख्तलिफ पार्टीज़ ने उनको दी हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या नई आ चुकी है, इस पर मैं अभी थोड़ी सी डिटेल के साथ आपको बात समझाऊंगा ताकि आपको सही तौर पे समझ आए कि अभी हुकूमत का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है और आने वाले दिनों में या महीनों में क्या होने वाला है। जो यहाँ पे सब इलेक्शन का प्रोसेस कंट्रोल करता है वो है यहाँ का किंग फिलिपे सेगुंडो, उसी के अंडर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले जो मंशूर है पेपे का, उसमें आपको मालूम है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंटरलिंक करती हैं तमाम सोसाइटी के साथ। ख़ास तौर पे अगर वोक्स की बात करें तो वोक्स पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि बहुत ज़्यादा मतनाज़ा बयानात और अपने नज़रियात रखती है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि स्पेन की जो आइन है उसमें ये है कि सबसे पहले चांस उसको मिलता है जिस पार्टी के ज़्यादा सीटें हों। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेपे की सीटें ज़्यादा हैं और वोक्स उसके साथ जो है वो मिल जाती है, तो फिर उसको 6 सीटों की ज़रूरत पड़ती है। 2 सीटें उनको और मिल चुकी हैं, उसके बाद उनको अभी 4 सीटों की मज़ीद ज़रूरत है। इस महीने के अंदर अंदर आने वाले 1-2 दिन में अभी वो अपनी पार्लियामेंट में अक्सरियत शो कराएंगे। अभी जुमे तक जो है वो मैक्सिमम जो नेक्स्ट जुमा आ रहा है उस वक्त तक इन्होंने ये अजलास बुलाना है, वो आखिरी दिन है, उससे पहले ये किसी वक्त भी बुला सकते हैं। यानी कि ये जो वीक अभी स्टार्ट होगा जो कि हो चुका है, इसके अंदर अंदर इन्होंने लाजमी तौर पे इसके बारे में 100% तमाम चीज़ें जो है वो करनी है। और उसमें अगर ये अपनी अक्सरियत शो कर लेते हैं, यानी कि वो 4 नंबर भी पूरे कर लेते हैं, तो पेपे हुकूमत बना लेगी। अगर ये अक्सरियत शो नहीं कर पाते तो ये निकल जाएंगे गेम से। फिर के बारी आएगी पेसोए की, क्योंकि दूसरे नंबर पे है पेसोए को फिर किंग की तरफ से 2 महीने का टाइम दिया जाएगा कि इस 2 महीने के अंदर अंदर आप अपनी अक्सरियत जो है वो शो करें। उस 2 महीने के अंदर अंदर फिर पेसोए ने जो है वो जोड़ तोड़ करके अपनी नंबरिंग पूरी करके उन्होंने फिर हुकूमत बनानी है। अगर खुदा न खास्ता इस 2 महीने में भी वो पेसोए भी नाकामयाब हो सकी 176 सीटें लेने में, तो फिर दोबारा किंग ऐलान कर सकता है इलेक्शन का, तो दोबारा फिर से जो स्पेन है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा। तो ये तमाम तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक स्पेन में नई हुकूमत बनती है। अब देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट सामने आते हैं। बहरहाल हुकूमत जिसकी भी बनती है, कुछ पार्टी जो है वो लगातार इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन से रिलेटेड बयान दाग रही हैं, जिसमें वॉक्स टॉप पे है, और उनकी तरफ से मुख्तलिफ जो है वो इमिग्रेशन मुखालफ और इमिग्रेंट्स मुखालफ जो है वो बयान सामने आ रहे हैं। बल्कि मुख्तलिफ सूबों के मुखालफ भी जो कि अलहदगी पसंद हैं उनके ख़िलाफ़ भी उनके बयान सामने आ रहे हैं, जिससे ये लग रहा है कि पेपे के इत्तेहादी बनने के लिए उन पार्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि पेपे की ऑलरेडी वोक्स एक बहुत बड़ी इत्तेहादी है और पेपे के साथ वो अपनी कोalition गवर्नमेंट बनाने के लिए सोच रही है। इसके बारे में जैसे भी नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल अपडेट्स इस वक्त जो नई हुकूमत बनने की है वो जहाँ तक पहुँच चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का जो प्रोग्राम है।
यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के माहदों का मैं ज़िक्र करूँगा कि इंग्लैंड के साथ बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने माहदे किए हैं कि वो उनके शहरियों को डिपोर्ट कर सकते हैं और वो उनको रिसीव करेंगे, जिसमें रिसेंटली पाकिस्तान में भी एक नए एग्रीमेंट पे साइन किया है और उसके मुताबिक ये है कि जो भी पाकिस्तानी डिपोर्ट किया जाएगा वो पाकिस्तान रिसीव करेगा, पाकिस्तान इनकार नहीं करेगा। यही वजह है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो डिपोर्ट हो भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस वक्त जो सारी सिचुएशन है उसमें हुकूमत काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त जो है वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या हमें यूके में मज़ीद स्टे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हालात इल्लीगल इमिग्रेंट्स के भी यूके में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ से निकलने के लिए यूरोपीय यूनियन का और दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं। ओवरऑल ये है कि वहाँ पे अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा जाता है तो फ़ौरन डिपोर्ट किया जाता है। इस वक्त जो होम सेक्रेटरी हैं यूके की, उनकी तरफ से भी डिपोर्ट करने के बयानात काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। उसमें से उनका ये कहना है कि जो लोग इल्लीगल हैं और उनका हुकूमत के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और ख़ास तौर पे वो कह रहे हैं कि प्रायोरिटी जो है वो क्रिमिनल्स को दी जाएगी, उनको बिल्कुल डिपोर्ट किया जाएगा और वो ममालिक जो इनको रिसीव करने से इनकार करेंगे उनकी वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे में सोचा जाएगा। ये आपको बताता चलूँ कि ये काफ़ी पुराना कानून और बातचीत है जो कि हुकूमत की तरफ से आती रही है। इसी वजह से बहुत सारे ममालिक ने वीज़ा पॉलिसी के रद्दोबदल और इसमें सख्ती की वजह से एग्रीमेंट किए थे यूके के साथ, और यूके फिर उसी तरह की सिचुएशन में है जो कि पहले थी। यहाँ पे ये भी आपसे शेयर करता चलूँ कि यूके में इस वक्त कंडीशन ये बन चुकी है कि दो दिन में तकरीबन 16 हज़ार जो इल्लीगल इमिग्रेंट हैं वो बोट्स के ज़रिए इंटर हो रहे हैं, जो कि ख़ुद एक रिकॉर्ड है। लास्ट वीकेंड की बात करें तो 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में बोट्स के ज़रिए आने वाले जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो 16,000 से ज़्यादा थी, जो कि इंतहाई परेशान कुन है। और यूके इंतहाई परेशान है इन बोट्स पे आने वाले इमिग्रेंट्स की वजह से। अब दोस्तों बात करते हैं कि विज़िट वीज़े पे आप किस तरह बुला सकते हैं और विज़िट वीज़े पे आपको क्या तरीक़ाकार अपनाना होता है अगर आप स्पेन में किसी को विज़िट के लिए स्पॉन्सर करना चाहते हैं। दोस्तों ये आपको बताता चलूँ कि आपके पास पीआर अगर हो, आपके पास नेशनलिटी हो, तो बड़े इजीली आप अपना स्पॉन्सरशिप मंगवा सकते हैं। यहाँ तक कि आपके पास अगर 1 साल की और 2 साल की भी है तो आप स्पेन से तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके भेज सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन उसके वीज़े के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस नेशनलिटी पे, उसके पीआर पे, उसके बाद चांसेस होते हैं। करना आपने क्या है कि आपने सिंपल अपने नज़दीक जो है वो नेशनल पुलिस ऑफिस में सीता लेके चले जाना है और वहाँ पे उनको कहना है कि मैं अपने रिलेटिव को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, या अपने दोस्त को या अपने कज़न को या अपने अंकल को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं स्पॉन्सरशिप लेटर बनवाना चाहता हूँ। वो आपसे कुछ फ़ीस मांगेंगे, उसकी तमाम डिटेल मांगेंगे, आपकी तमाम डिटेल मांगेंगे, आपको तकरीबन चंद घंटों का टाइम देंगे। ये वेरी करता है कमिसारिया टू कमिसारिया, सिटी टू सिटी। तो वहाँ पे आपको कुछ एरिया में चंद घंटों में ये स्पॉन्सरशिप लेटर दे दिया जाता है और कुछ जगहों पे आपसे टाइम ले लिया जाता है कि आप फ़लाँ दिन आ जाएं और वो आपको ये मिल जाएगा। तो वो स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वो आपने भेज देना है और उसके साथ अपना जो पासपोर्ट है या धनी है उसके डॉक्यूमेंट तमाम चीज़ें भेजनी हैं और उसकी बेस पे आपका वहाँ पे जो रिलेटिव है वो वीज़ा अप्लाई करेगा स्पेनिश एम्बेसी में। स्पेन का ये तरीक़ाकार है। इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल के साथ A to Z तमाम चीज़ों पे वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन एम्बेसी जो है उसकी टाइम लाइन क्या है। बहुत सारी फैमिलीज़ ये कमेंट करती हैं कि वीज़े का कितना टाइम लग रहा है, अगर हमने बच्चों का पासपोर्ट अप्लाई किया है तो उस पर कितना टाइम लग रहा है। मैं यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपको बताऊँगा, बाकी वेरी करता है फैमिली टू फैमिली। अगर आप सिर्फ वाइफ बुला रहे हैं, आपको मालूम है उसकी इंक्वायरी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर आपके आप 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं तो आपको मालूम है उस पर इंक्वायरी होगी, उस पर काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशन होंगी, तो वो आपका केस कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इस वजह से मैं जनरली बात करूँगा कि जनरली कितना टाइम लग रहा है। अगर आप फैमिली वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 1 साल अपने जहन में रखें।
क्योंकि पहले कोविड के दौरान तो 1.5 साल से 2 साल भी लगे हैं लोगों को, उससे पहले 6 महीने भी लगते रहे हैं, 8 महीने भी लगते रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि 1 साल कम से कम अपने जहन में रखें कि 1 साल जो है वो नॉर्मल फैमिली वीज़े पे लग जाता है। उसके बाद अगर आपने वहाँ पे बच्चों के पासपोर्ट अप्लाई किए हुए हैं, वहाँ पे नेशनलिटी अप्लाई की हुई है, तो ये जहन में रखें कि 2 से 2.5 साल जो है वो लाजमी तौर पे आपने लग जाएंगे आपके बच्चों को वहाँ पे पासपोर्ट मिलते, क्योंकि आपसे पहले जिन लोगों ने जमा करवाया उनका प्रोसेस होगा तभी आपकी बारी आएगी। बाकी कुछ किस्मत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साल में भी हो जाते हैं, 1.25 साल में भी हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके 3-3 साल तक भी जवाबात नहीं आते। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।